प्रथम विश्व युद्ध या WW1 के संक्षिप्त रूप में जाना जाता है। यूरोप में होने वाला यह एक वैश्विक युद्ध था जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। इसे महान युद्ध या सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध के रूप में जाना जाता था। इस युद्ध ने 6 करोड़ यूरोपीय व्यक्तियों गोरों सहित 7 करोड़ से अधिक सैन्य कर्मियों को एकत्र करने का नेतृत्व किया, जो इसे इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक बनाता है। यह इतिहास में सबसे घातक संघर्षों में से एक था, जिसमें अनुमानित 9 करोड़ लड़ाकों की मौत और युद्ध के प्रत्यक्ष परिणाम के स्वरूप में 1.3 करोड़ नागरिकों की मृत्यु, जबकि 1918 के स्पेनिश फ्लू महामारी ने दुनिया भर में 1.7-10 करोड़ की मौत का कारण बना, जिसमें कि यूरोप में अनुमानित 26.4 लाख मौतें और संयुक्त राज्य में 6.75 लाख स्पेनिश फ्लू से हुई। यह पूरी तरह से 1919 खत्म हुई। 28 जून 1914 को बोस्निया के सर्ब यूगोस्लाव राष्ट्रवादी गैवरिलो प्रिंसिपल ने साराजेवो में ऑस्ट्रो हंगेरियन वारिस आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या कर दी, जिससे जुलाई संकट पैदा हो गया। इसके उत्तर में ऑस्ट्रिया हंगरी ने 23 जुलाई को सर्बिया को एक अंतिम चेतावनी जारी कर दी। सर्बिया का उत्तर ऑस्ट्रियाई लोगों को संतुष्ट करने में विफल रहा और दोनों युद्ध स्तर पर चले गए। गठबंधनों के एक संजाल ने बाल्कन में द्विपक्षीय मुद्दे से यूरोप के अधिकांश भाग को संकट में डाल दिया। जुलाई 1914 तक यूरोप की महाशक्तियों को 2 गठबंधन में विभाजित किया गया था, ट्रिपल एंटेंटे, जिसमें फ्रांस, रूस और ब्रिटेन शामिल थे, तथा ट्रिपल एलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। ट्रिपल एलायंस की प्रकृति केवल रक्षात्मक था, जिससे इटली को अप्रैल 1915 तक युद्ध से बाहर रहने की अनुमति मिली, जब वो ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ अपने संबंधों के बिगड़ने के बाद मित्र देशों की शक्तियों में शामिल हो गया। रूस ने सर्बिया को वापस लेने की आवश्यकता महसूस की और 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी के बेलग्रेड के सर्बियाई राजधानी पर गोलाबारी के बाद आंशिक रूप से एकत्रीकरण को मंजूरी दी। घटनाएं। औद्योगिक क्रांति के कारण सभी बड़े देश ऐसे उपनिवेश चाहते थे जहां से वे कच्चा माल पा सकें और सभी उनके देश में बनाई तथा मशीनों से बनाई हुई चीजें बेच सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर देश दूसरे देश पर साम्राज्य स्थापित करने की चाहत रखने लगा और इसके लिए सैनिक शक्ति बढ़ाई गई और गुप्त कूटनीतिक संधियां की गईं। इससे राष्ट्रों में अविश्वास और वैमनस्य बढ़ा और युद्ध अनिवार्य हो गया। ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी का वध इस युद्ध का तात्कालिक कारण था। ये घटना 28 जून 1914 को सेराजेवो में हुई थी। 1 माह के बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध घोषित किया। रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने सर्बिया की सहायता की और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया की। अगस्त में जापान, ब्रिटेन आदि की ओर से और कुछ समय बाद उस्मानिया, जर्मनी की ओर से युद्ध में शामिल हुए। जर्मनी ने फ्रांस की ओर बढ़ने से पूर्व तटस्थ बेल्जियम और लक्समबर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और उस्मानिया तथाकथित केंद्रीय शक्तियां द्वारा ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली और जापान के खिलाफ मित्र देशों की शक्तियों अगस्त के मध्य तक लामबंद हो गए और 1917 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्रों की ओर शामिल हो गया था। ये युद्ध यूरोप, एशिया व अफ्रीका 3 महाद्वीपों और जल, थल तथा आकाश में लड़ा गया। प्रारंभ में जर्मनी की जीत हुई। 1917 में जर्मनी ने अनेक व्यापारी जहाज़ों को डुबोया। एक बार जर्मनी ने इंग्लैंड की लुसिटनिया जहाज़ को अपने पनडुब्बी से डुबो दी, जिसमें कुछ अमेरिकी नागरिक सवार थे। इससे अमेरिका ब्रिटेन की ओर से युद्ध में कूद पड़ा, लेकिन रूसी क्रांति के कारण रूस महायुद्ध से अलग हो गया। 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने जर्मनी आदि राष्ट्रों को पराजित किया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया की प्रार्थना पर 11 नवंबर 1918 को युद्ध की समाप्ति हुई। लड़ाइयाँ। इस महायुद्ध के अंतर्गत अनेक लड़ाइयाँ हुई। इनमें से टेनेनबर्ग 26 से 31 अगस्त 1914, मान 5 से 10 सितंबर 1914, सारीबेर तथा सुवला खाड़ी 6 से 10 अगस्त 1915, वर्दू 21 फरवरी 1916 से 20 अगस्त 1917, आमियन 8 से 11 अगस्त 1918,
एफ वित्तोरियो बेनेतो 23 से 29 अक्टूबर 1918 इत्यादि की लड़ाइयों को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया गया है। यहाँ केवल 2 का ही संक्षिप्त वृत्तांत दिया गया है। जर्मनी द्वारा किए गए 1916 के आक्रमणों का प्रधान लक्ष्य बर्दूं था। महाद्वीप स्थित मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का विघटन करने के लिए फ्रांस पर आक्रमण करने की योजनानुसार जर्मनी की ओर से 21 फरवरी 1916 को बर्दूम युद्धमाला का श्री गणेश हुआ। 9 जर्मन डिवीजन ने एक साथ मोज़ेल नदी के दाहिने किनारे पर आक्रमण किया तथा प्रथम एवं द्वितीय युद्ध मोर्चों पर अधिकार किया। फ्रांस सेना का ओज जनरल पेटन की अध्यक्षता में इस चुनौती का सामना करने के लिए बढ़ा। जर्मन सेना 26 फरवरी को बर्दूं की सीमा से केवल 5 मील दूर रह गई। कुछ दिनों तक घोर संग्राम हुआ। 15 मार्च तक जर्मन आक्रमण शिथिल पड़ने लगा तथा फ्रांस को अपनी व्यूहरचना तथा रसद आदि की सुचारू व्यवस्था का अवसर मिल गया। म्यूज के पश्चिमी किनारे पर भी भीषण युद्ध छिड़ा जो लगभग अप्रैल तक चलता रहा। मई के अंत में जर्मनी ने नदी के दोनों ओर आक्रमण किया तथा भीषण युद्ध के उपरांत 7 जून को वाक्स का किला लेने में सफलता प्राप्त की। जर्मनी अब अपनी सफलता के शिखर पर था। फ्रांस सैनिक मर्टोम के दक्षिणी ढालू स्थलीय मोर्चों पर डटे हुए थे। संघर्ष चलता रहा। ब्रिटिश सेना ने सोम पर आक्रमण कर बर्दूं को छुटकारा दिलाया। जर्मनी का अंतिम आक्रमण 3 सितंबर को हुआ था। जनरल मांगेन के नेतृत्व में फ्रांस ने प्रत्याक्रमण किया तथा अधिकांश खोए हुए स्थल विजित कर लिए। 20 अगस्त 1917 के बर्दूं के अंतिम युद्ध के उपरांत जर्मनी के हाथों में केवल बोमोंट रह गया। युद्धों ने फ्रेंच सेना को शिथिल कर दिया था, जबकि आहत जर्मनों की संख्या लगभग 3 लाख थी और उसका जोश फीका पड़ गया था। एमियंस के युद्ध क्षेत्र में मुख्यतः मोर्चाबंदी अर्थात खायों की लड़ाइयाँ हुईं। 21 मार्च से लगभग 20 अप्रैल तक जर्मन अपने मोर्चे से बढ़कर अंग्रेजी सेना को लगभग 25 मील धकेलकर एमियन के निकट ले आए। उनका उद्देश्य वहां से निकलने वाली उस रेलवे लाइन पर अधिकार करना था जो कैले बंदरगाह से पेरिस जाती है और जिससे अंग्रेजी सेना और सामान फ्रांस की सहायता के लिए पहुंचाया जाता था। लगभग 20 अप्रैल से 18 जुलाई तक जर्मन एमियन के निकट रुके रहे। दूसरी ओर मित्र देशों ने अपनी शक्ति बहुत बढ़ाकर संगठित कर ली तथा उनकी सेनाएं जो इससे पूर्व अपने अपने राष्ट्रीय सेनापतियों के निर्देशन में लड़ती थीं, एक प्रधान सेनापति मार्शल फॉश के अधीन कर दी गईं। जुलाई 1918 के उपरांत जनरल फॉश के निर्देशन में मित्र देशों की सेनाओं ने जर्मनों को कई स्थानों में परास्त किया। जर्मन प्रधान सेनापति लुडेनडॉर्फ ने उस स्थान पर अचानक आक्रमण किया जहां अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी सेनाओं का संगम था। यह आक्रमण 21 मार्च को प्रातः 4 बजे, जब कोहरे के कारण सेना की गतिविधि का पता नहीं चल सकता था, 4000 तोपों की गोलाबारी से आरंभ हुआ। 4 अप्रैल को जर्मन सेना कैले पेरिस रेलवे से केवल 2 मील दूर थी। 11-12 अप्रैल को अंग्रेजी सेनापतियों ने सैनिकों से लड़ मरने का अनुरोध किया। तत्पश्चात 1 सप्ताह से अधिक समय तक जर्मनों ने एमियन के निकट लड़ाई जारी रखी, पर वे कैले पेरिस रेल लाइन पर अधिकार न कर सके। उनका अंग्रेजों को फ्रांसीसियों से पृथक करने का प्रयास असफल रहा। 20 अप्रैल से लगभग 3 महीने तक जर्मन मित्र देशों को अन्य क्षेत्रों में परास्त करने का प्रयत्न करते रहे और सफल भी हुए, किंतु इस सफलता से लाभ उठाने का अवसर उन्हें नहीं मिला। मित्र देशों ने इस भीषण स्थिति में अपनी शक्ति बढ़ाने के प्रबंध कर लिए थे। 25 मार्च को जनरल फॉश इस क्षेत्र में मित्र देशों की सेनाओं के सेनापति नियुक्त हुए। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने अप्रैल में सैनिक सेवा की उम्र बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी और 3,55,000 सैनिक अप्रैल मास के भीतर ही फ्रांस भेज दिए। अमेरिका से भी सैनिक फ्रांस पहुंचने लगे थे और धीरे धीरे उनकी संख्या 6 लाख पहुंच गई। नए अस्त्रों तथा अन्य आविष्कारों के कारण मित्र देशों की वायुसेना प्रबल हो गई। विशेषकर उनके टैंक बहुत कार्यक्षम हो गए। 15 जुलाई को जर्मनों ने अपना अंतिम आक्रमण मान नदी पर पेरिस की ओर बढ़ने के प्रयास में किया। फ्रांसीसी सेना ने इसे रोककर 3 दिन बाद जर्मनों पर उसी क्षेत्र में शक्तिशाली आक्रमण कर 30,000 सैनिक बंदी किए। फिर 8 अगस्त को एमियन के निकट जनरल हेग
की अध्यक्षता में ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सेना ने प्रातः 4:30 बजे कोहरे की आड़ में जर्मनों पर अचानक आक्रमण किया। इस लड़ाई में 4 मिनट तोपों से गोले चलाने के बाद सैकड़ों टैंक सेना के आगे भेज दिए गए, जिनके कारण जर्मन सेना में हलचल मच गई। आमियन के पूर्व ओब्र एवं सोम नदियों के बीच 14 मील के मोर्चे पर आक्रमण हुआ और उस लड़ाई में जर्मनों की इतनी क्षति हुई कि सुडेनडोर्फ ने इस दिन का नामकरण जर्मन सेना के लिए काला दिन किया। वर्साया की संधि में जर्मनी पर कड़ी शर्तें लादी गईं। इसका बुरा परिणाम दूसरा विश्व युद्ध के रूप में प्रकट हुआ और राष्ट्रसंघ की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य की पूर्ति न हो सकी। प्रथम विश्वयुद्ध और भारत। जब ये युद्ध आरंभ हुआ था उस समय भारत औपनिवेशिक शासन के अधीन था। ये काल भारतीय राष्ट्रवाद का परिपक्वता काल था, किंतु अधिकतर जनता गुलामी की मानसिकता से ग्रसित थी। भारत की जनता ब्रिटेन के दुश्मन को अपना दुश्मन मानती थी। उस समय तक सरकार को माई बाप समझने की प्रवृत्ति थी और इसलिए जो भी सहयोग ब्रिटेन की भारत सरकार ने चाहा वो भारत के लोगों ने दिया। भारत की ओर से लड़ने गए अधिकतर सैनिक इसे अपनी स्वामी भक्ति का ही हिस्सा मानते थे। जिस भी मोर्चे पर उन्हें लड़ने के लिए भेजा गया वहां वो जी जान से लड़े। इस युद्ध में ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ मेसोपोटामिया, इराक की लड़ाई से लेकर पश्चिम यूरोप, पूर्वी एशिया के कई मोर्चे पर और मिस्र तक जाकर भारतीय जवान लड़े। कुल 8 लाख भारतीय सैनिक इस युद्ध में लड़े, जिसमें कुल 47,746 सैनिक मारे गए और 65,000 घायल हुए। इस युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था लगभग दिवालिया हो गई थी। महात्मा गांधी ने भी इस युद्ध में भारतीय सैनिकों को भेजने के लिए अभियान चलाया। एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा इस युद्ध में ब्रिटेन को समर्थन ने ब्रिटिश चिंतकों को भी चौंका दिया था। भारत के नेताओं को आशा थी कि युद्ध में ब्रिटेन के समर्थन से खुश होकर अंग्रेज भारत को इनाम के रूप में स्वतंत्रता दे देंगे या कम से कम स्वशासन का अधिकार देंगे, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टे अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग नरसंहार जैसे घिनौने कृत्य से भारत के मुंह पर तमाचा मारा। युद्ध के लिए गांव-गांव, शहर-शहर अभियान चला। लोगों ने भारी चंदा भी जुटाया और इसके साथ ही बड़ी तादाद में युवा सेना में भर्ती हुए। सेना में अधिकतर जवान खुशी खुशी शामिल हुए, लेकिन जहां लोगों ने आनाकानी की वहां ब्रिटिश सरकार ने जोर जबरदस्ती से भी काम लिया। बहुत से जवानों को जबरन सेना में भर्ती कर जंग के मोर्चे पर भेजा गया। इतना ही नहीं, सेना के अंदर भी उनके साथ भेदभाव किया जाता था। राशन से लेकर वेतन भत्ते और दूसरी सुविधाओं के मामले में वे ब्रिटिश सैनिकों से नीचे रखे जाते थे। एक ब्रिटिश सिपाही के खर्चे में कई भारतीय सैनिक रखे जा सकते थे। जलियांवाला बाग कांड के लिए कुख्यात ब्रिटिश अधिकारी जनरल ओडायर इस युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों को भर्ती करने की मुहिम की जिम्मेदारी निभा रहा था। अब इसे भारत की गरीबी कहिए, स्वामी भक्ति या फिर मजबूरी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने लड़ना जारी रखा और इस भेदभाव का असर कभी अपनी सेवाओं पर नहीं पड़ने दिया। 2. प्रथम विश्वयुद्ध में ब्रिटेन की भागीदारी के प्रति राष्ट्रवादियों का प्रत्युत्तर 3 अलग-अलग प्रकार का था। 3. एक, उदारवादियों ने इस युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन ताज के प्रति निष्ठा का कार्य समझा तथा उसे पूर्ण समर्थन दिया। 2. उग्रवादियों, जिनमें तिलक भी सम्मिलित थे, ने भी युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया क्योंकि उन्हें आशा थी कि युद्ध के पश्चात ब्रिटेन भारत में स्वशासन के संबंध में ठोस कदम उठाएगा। 3. जबकि क्रांतिकारियों का मानना था कि यह युद्ध ब्रिटेन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने का अच्छा अवसर है तथा उन्हें इस सुअवसर का लाभ उठाकर साम्राज्यवादी सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहिए। हिंदू जर्मन षड्यंत्र तथा गदर राज्य क्रांति देखें। इस युद्ध में भारतीय सिपाही संपूर्ण विश्व में अलग अलग लड़ाइयों में लड़े। भारत ने युद्ध के प्रयासों में जनशक्ति और सामग्री दोनों रूप से भरपूर योगदान किया। भारत के सिपाही फ्रांस और बेल्जियम, एडीन, अरब, पूर्वी अफ्रीका, गालीपोली, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिलिस्तीन, पर्सिया और सालोनिका में बल्कि पूरे विश्व में विभिन्न लड़ाई के मैदानों में बड़े पराक्रम के साथ लड़े। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के 2 सिपाहियों को इंग्लैंड का उच्चतम पदक विक्टोरिया क्रॉस भी मिला था। 1915 के आरंभ में भारतीय सैनिकों को पहले आराम दिया गया, लेकिन जल्द ही उनकी युद्ध में वापसी हुई।
युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने 9,200 भारतीय सैनिकों को वीरता पदकों से सम्मानित किया। सरकार ने इस विश्वयुद्ध में शहीद हुए 74,000 भारतीय सैनिकों की याद में दिल्ली में 1921 में इंडिया गेट की आधारशिला रखी। यह 1931 में बनकर तैयार हुआ। इसमें 13,300 से ज़्यादा सैनिकों के नाम हैं। इस युद्ध में भारत से 1.72 लाख जानवर भेजे गए। इनमें घोड़े, खच्चर, टट्टू, ऊंट, बैल और दूध देने वाले मवेशी शामिल थे। इनमें 8,970 खच्चर और टट्टू ऐसे भी थे जिन्हें बाहर से भारत लाकर प्रशिक्षित किया गया था और फिर युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जाता था। युद्ध के शुरुआती दौर में जर्मनी नहीं चाहता था कि भारत इसमें शामिल हो। युद्ध आरंभ होने के पहले जर्मनों ने पूरी कोशिश की थी कि भारत में ब्रिटेन के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया जा सके। बहुत से लोगों का विचार था कि यदि ब्रिटेन युद्ध में लग गया तो भारत के क्रांतिकारी इस अवसर का लाभ उठाकर देश से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने में सफल हो जाएंगे। किंतु इसके उल्टा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं का मत था स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए इस समय ब्रिटेन की सहायता की जानी चाहिए। और जब 4 अगस्त को युद्ध आरंभ हुआ तो ब्रिटेन भारत के नेताओं को अपने पक्ष में कर लिया। रियासतों के राजाओं ने इस युद्ध में दिल खोलकर ब्रिटेन की आर्थिक और सैनिक सहायता की। प्रथम विश्वयुद्ध को लोकतंत्र की लड़ाई भी कहा जा रहा था। ब्रिटेन ने तो आधिकारिक तौर पर ऐलान किया था कि यह युद्ध लोकतंत्र के लिए लड़ा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन भी यही चाहते थे। उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए 14 सूत्री मांग रखी थी। इसी कारण बहुत से उपनिवेश आज़ादी की उम्मीद में इस लड़ाई में इन देशों का साथ दे रहे थे। भारत में तो ये भावना बहुत मजबूत थी। इस कारण सैनिकों के जाने का समर्थन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े नेता भी कर रहे थे। उन्हें झटका तब लगा जब युद्ध खत्म होने पर ब्रिटेन ने इस बारे में बात करने से साफ पल्ला झाड़ लिया। जब रॉलेट एक्ट आया, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, युद्ध के तुरंत बाद 1919 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो भारतीय नेताओं को बड़ी निराशा हुई। इस युद्ध के बाद भारत को भले ही आज़ादी ना मिली हो लेकिन आज़ादी के लिए आंदोलन में तेजी जरूर आ गई। भारत के नेताओं को अब ब्रिटेन पर से भरोसा उठ गया था। ब्रिटेन और फ्रांस ने सिर्फ उपनिवेशों को ही धोखा नहीं दिया बल्कि इस महायुद्ध में उनका साथ देने वाले देशों के साथ भी उन्होंने कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया और देश के प्रति उन्होंने अपना बलिदान दिया और देश को स्वाभिमान दिया और देश को गुलाम होने से बचा लिया और लोकतंत्र और विश्व में ये युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है।